आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीती शुक्रवार रात मथुरा और वृंदावन में आई तेज आंधी और बारिश के चलते तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भीषण बारिश और तेज आंधी के चलते वृंदावन और मथुरा में तमाम सारे हरे भरे पेड़ आंधी के चलते गिर पड़े, जिससे तमाम रास्ते बाधित हो गए। साथ ही कई मकानों पर आंधी और बारिश ने अपना प्रकोप दिखाया। एक तरफ जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश और तूफान से शहर में तमाम जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कई जगह तो पेड़ गिरने से मकान टूट गए और तमाम सारे लोगों के घायल होने की भी सूचनाएं आ रही हैं। इसके अलावा रोड पर लगे साइन बोर्ड भी कई जगह गिर गए, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो रहा। इसके अलावा रोड पर लगे साइन बोर्ड भी कई जगह गिर गए, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो रहा है। साथ ही पूरे नगर में विद्युत आपूर्ति भी 20 घंटे तक बाधित रही। शुक्रवार को देर शाम आई तेज आंधी बारिश तूफान ने विद्युत विभाग को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया था। जगह जगह पेड़ टूटकर 11,000-33,000 केवी लाइन पर जा गिरे, जिस कारण संपूर्ण वृंदावन नगर की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम तक सुचारू नहीं हो पाई, जिस कारण नगर में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग घरों में पीने के पानी के लिए तथा साफ सफाई करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसको लेकर विद्युत विभाग भी काफी परेशान दिखाई दिया। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा बिजली को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी गोविंद गुप्ता ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर गोविंद गुप्ता है। आपके यहाँ पे क्या हादसा हो गया? हमारे यहाँ एक विशाल कदम का वृक्ष काफ़ी प्राचीन था, वो कल रात को आंधी आने से शाम के समय गिर गया, जिसकी वजह से विद्युत लाइन के ऊपर गिरा। इससे विद्युत लाइन अवरोध हो गई और आसपास के क्षेत्रों में लाइट नहीं आ रही है। और विद्युत विभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक ये पेड़ नहीं कटेगा तब तक ये लाइन आपकी सुचारू रूप से चालू रहेगी। आपका मकान किस क्षेत्र में आता है? हमारा ये रंगी परिसर में आता है, रंगी मंदिर से संबंधित है, हॉस्पिटल रंगी मंदिर का। तो जी कब तक उन्होंने विद्युत विभाग ने कब तक बताई लाइन चालू विद्युत आने के बाद? कहा जब ये पेड़ की कटाई हो जाएगी उसी के बाद विद्युत लाइन चालू हो पाएंगे। और भी नहीं विद्युत लाइन खराब हुई? और रास्ते में बहुत जगह पेड़ काफ़ी टूटे हुए हैं। हम सुबह टहलने के लिए गए तो वहाँ काफ़ी रंगी का नगला, रंगी का बगीचा और जगह काफ़ी जगह गांधी पार्क के पास टूटे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मार्ग जो है अवरोध हो गया है, काफ़ी रास्ता जाम है। पतंग उड़ाते समय बारात घर की इमारत की तीसरी मंजिल पर चढ़े 7 साल के बच्चे की नीचे गिरने से मौत हो गई। घटना थाना गोविंद नगर के बिरला मंदिर क्षेत्र लक्ष्मी नगर डूडा विभाग की है। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाते समय बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार जनपद मथुरा के थाना गोविंद नगर के बिरला मंदिर क्षेत्र लक्ष्मी नगर डूडा विभाग की मंजिल बारात घर में तीसरी मंजिल पर अकेला दीपू नामक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते समय बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे के माता पिता मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ पर चौकीदार मजदूरी करते हैं। राजा सोनी। तो क्या बच्चे पतंग लूटते सभी बताया जा रहा है गिर गया, क्या मामला है पूरा? ऊपर से पतंग लूट रहा था, वो इसलिए गिर पड़ा था। ये जो लड़का है उसके कौन लगते हैं आप? तो क्या था पूरा मामला, कैसे गिर गया जी? छत में था, अकेले था। छत पर अकेले था, क्या कर रहा था छत पर? पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ा रहा था। किस जगह पर, कौन सी जगह है ये? इस जगह कौन सी है ये? बिरला मंदिर। क्या नाम है लड़के का? दीपू। दीप। क्या उम्र है उसकी? जी होगी 7-8 साल का होगा। अच्छा, उसके माता पिताजी यहीं के निवासी हैं या कहीं बाहर रहते हैं? बाहर गए। यहाँ मजदूरी करते हैं यहाँ पर। चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है, जो मानव जीवन को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों के नाम को ही बदनाम करने पर उतारू हो रहे हैं और वे इलाज करने के नाम पर ही अपना व्यवसाय चला और मजबूर मरीजों के परिजनों से मोटा पैसा कमाने के लिए मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही मामला कामा कस्बे के एक निजी अस्पताल के संचालक चिकित्सकों के विरुद्ध एक महिला के जीवन को खतरे में डालने का कामा थाना पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। कामा थानाधिकारी धर्मेश दाइमा ने बताया कि फज्जर नाम के पीड़ित ने कामा थाने पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने अवगत कराया कि उसकी पत्नी रिहाना की तबीयत कई दिनों से खराब थी, जिस पर उसने अपने रिश्तेदार निवासी राधा नगरी को पत्नी की तबीयत खराब होने के बारे में बताया, जिसके बाद ईसरी ने कामा कस्बा के सैफ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कहा था।
जिस पर 22 अप्रैल को सुबह रेहाना को भर्ती करा दिया गया। उसी समय जांच के नाम पर अस्पताल संचालक ने 2000 रुपये जमा करा लिए। जांच के बाद पित्त की थैली में पथरी होने के कारण तुरंत डॉक्टर SK जैन से ऑपरेशन कराने को बताया गया, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी पत्नी के जीवन रक्षा हेतु ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी और 15,500 रुपये जमा भी कर दिए गए। जिसके बाद 23 अप्रैल को प्रसिद्ध डॉक्टर SK जैन से ऑपरेशन कराने की बात कही और कुछ समय बाद छुट्टी दे दी। छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर राधा नगरी गांव ले आया, लेकिन रात्रि को ही तबीयत खराब होने पर पुनः अस्पताल लाया, जहां पीलिया के इलाज के नाम पर 35,000 रुपये जमा कराए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद पीड़ित अपनी पत्नी को 10 मई को डॉक्टर दयाराम पटेल के पास लेकर गया, जहां जांच के बाद बताया गया कि रेहाना का गलत ऑपरेशन करने व ऑपरेशन में लापरवाही के कारण पित्त की थैली की नस काट दी गई है। जिसके बाद पूरे मामले से सैफ अस्पताल के डॉक्टर श्याम सुंदर व डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी को बताया गया, तो उन्होंने कहा कि JK हिंदू अस्पताल सोनीपत ले जाओ, वहां समस्त इलाज का खर्चा सैफ अस्पताल कामा द्वारा उठाए जाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सोनीपत अस्पताल में 1 लाख रुपए जमा करा लिए। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा जानकारी दी गई तो पता चला कि सैफ अस्पताल के डॉक्टर श्याम सुंदर व डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने षड्यंत्र करके स्वयं डॉक्टर SK जैन बनकर पीड़ित की पत्नी रेहाना का गलत ऑपरेशन किया और डॉक्टर SK जैन के नाम पर राशि हड़प ली, जबकि सैफ अस्पताल के दोनों डॉक्टरों के पास फिजिशियन व सर्जन की डिग्री नहीं है और धोखाधड़ी कर हमें सोनीपत भेजकर 1 लाख रुपए भी षड्यंत्र करके हड़प लिए हैं, जिसका मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मैं कामा में लेकर मेरी पत्नी को आया, वो बीमार थी और उसके पेट में दर्द था। और मेरे साडू ने बताया कि यार इसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ एक सैफ हॉस्पिटल है, उसमें उसका इलाज हो जाएगा। और उस डॉक्टर को दिखाया, तब उसने कहा, और उस सारी रिपोर्ट मेरे पास थी, उसने कहा कि और जाँचें होंगी। जाँचों में उन्होंने मुझसे 2000 रुपये ले लिए और कहा कि भाई इसके तो पेट में पथरी है, पथरी होने का इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब और उसने कहा कि मैं SK जैन हूँ और मैं इसका ऑपरेशन कर दूँगा। और उसके बाद उसने दूसरे 23 तारीख को मेरी बीवी का ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद 8-9 रोज़ बाद मैंने कहा सर मुझे छुट्टी दीजिए, अब तो काफ़ी रोज़ हो गए। उसने कहा अभी थोड़ा और रुको, अभी आपकी पत्नी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद उसने कहा 1-2 दिन बाद उसने कहा अब आप घर जा सकते हो। फिर मैंने कहा सर मेरा घर तो काफ़ी दूर लक्ष्मणगढ़ है, तो मैं मेरी रिश्तेदारी राधा नगरी में ले जा रहा हूँ इसको। उसने कहा कि भाई ठीक है। फिर एक रात उसको मैंने राधा नगरी में रोका। उसने फिर उस रात में ही उसके पेट फूलने लग गया और कहा पेट फूलने लगा और उसने कहा कि मैं तो मर रही हूँ। मैंने उसके बाद मैंने यहाँ सुबह के टाइम वापस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उसने कहा कि रुको इसके पीलिया की शिकायत है, इससे तो होता ही है ऐसा। इसने 8-7 रोज़ फिर मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती रखा। फिर उन्होंने कहा सर मुझे अब 8-7 रोज़ 17 दिन हो गए इस हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं कहा कि अब आप घर जा सकते हो। घर जाने के बाद में मैं बीवी को घर ले गया। एक रात में भी उसको चैन नहीं आया। फिर क्या हुआ एक रात में भी चैन नहीं आया और बीवी रोने लगी, चिल्लाने के पेट फूल गया। उसके बाद मैं बीवी को इसको फ़ोन किया, इसने कहा इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैं हार कर मेरी बीवी को अलवर ले गया DR पटेल के पास। DR पटेल ने कहा कि भाई इसकी सारी जांचें होंगी। जांचें होने के बाद उसने कहा कि इसकी MRI और करवाओ। MRI में ये आया कि भाई तुम्हारी बीवी की जो नस है वो काट दी गई है और उसमें गांठ लगा दी गई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कॉल किया श्याम सुंदर नोबेल को। उन्हें कहा कि भाई आप इसको यहाँ ले आओ, मेरे पास में एक डॉक्टर है, मैं उसको सही करवा दूँगा। डॉक्टर है उसको मैं सही करवा दूँगा। मैं वहाँ से अलवर से वापस कामा ले आया। कामा लाने के बाद इसने कहा कि आप सोनीपत जाओ, वहाँ पर मेरा एक डॉक्टर है और मैं आपको कम और मेरे ही खर्चे में आपका इलाज हो जाएगा, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं सोनीपत ले गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1 लाख रुपये का बिल थमा दिया और कहा भाई पैसा दो। जब मैंने यहाँ कामा में बात कही तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि किस बात के पैसे लेते हो। मैंने कहा सर आपने उस दिन तो क्या कहा था, आज क्या बात है आज क्या बात है सर। और फिर सोनीपत वाले डॉक्टर ने कहा कि आप ये इसकी बिल्कुल ही जो उसने कहा मुझे समझाया कि इसकी CBD की जो नली होती है वो काट दी गई है, इसलिए ये
बिल्कुल ही खतरे में है। 2-5 दिन में इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकती है। फिर मैं वापस यहाँ आया, मैंने कहा सर कुछ कीजिए। जब उन्होंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, कुछ भी करो, चाहे केस करो, चाहे कुछ भी करो, ऐसे मरीज तो मरते गिरते रहते हैं। तब मैंने ये काम। कितने पैसे लिए थे उनसे? कहाँ जी सर? डॉक्टर ने कितने पैसे लिए यहाँ 50,000 रुपये इन्होंने ले लिए मुझसे। 1 लाख रुपया सोनीपत में ले लिया सर, सोनीपत में, और 50,000 रुपये अलोर में लग गए मेरे। और फिर मैंने कहा सर मुझे यहाँ कुछ इलाज करवाओ। जब उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आप कुछ भी करो, चाहे केस करो। अब जो ऑपरेशन दर्ज करा दिया तुमने? क्या कहे? मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ। उसके बाद फिर मैंने कहा सर मैं मुकदमा करूँगा। फिर उसने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हो, कानून कार्रवाई। तब मैंने यहाँ पे आके मुकदमा दर्ज कराया। क्या नाम है तुम्हारा? फज्जर खान, गाँव नापा पहाड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। आपने जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, जिसने अपना नाम बताया जैन, उसी ने ऑपरेशन किया, किसी और ने ऑपरेशन किया है? जैन ने ऑपरेशन नहीं किया, SS नोबल ने किया। आज फज्जर ने एक रिपोर्ट पेश की हमें कि उसकी पत्नी की पित्त का ऑपरेशन था, वो बीमार थी, तो इसने यहाँ कामा में सैफ हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके आया था। इलाज के दौरान डॉक्टर श्याम सुंदर और डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने इसको कहा कि यहाँ प्रसिद्ध डॉक्टर SK जैन है, जिनका इलाज यहाँ से कईयों को फ़ायदा होता है, इसका इलाज अच्छा हो जाएगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर SK जैन के नाम से उन्होंने इलाज शुरू किया और उसी के नाम पे उन दोनों डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी और श्याम सुंदर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। जबकि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर SK जैन ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, जिससे इसकी पत्नी रिहाना की तबीयत खराब हो गई। और ये इसको सोनीपत लेके गए तो वहाँ पता चला कि इसके पित्त की नस काट दी गई है, जबकि वो दोनों डॉक्टर सक्षम नहीं है। उन्होंने SK जैन के नाम से इनके साथ धोखाधड़ी की है और इसकी पत्नी के जीवन को संकट में डाल दिया और समय रहते पहुँच गए, नहीं तो इसकी पत्नी को जीवन संकट में आ सकता था। जिस पर आज इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा और वहीं आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अस्पताल में साफ सफाई कम दिखी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। बेहतर साफ सफाई एवं व्यवस्थाओं को ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड-19 को लेकर चर्चा भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। सर आज पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, उसके बाद आपने यहाँ कलेक्ट्रेट पर जो है बैठक लिया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए संकट काल रहा, ये कोविड-19 एक संकट काल हमारे पूरे विश्व में रहा और इससे कोई अछूता नहीं है। इस संकट काल में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उसमें पुलिस भी है, बिजली भी है, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें हमारे जाबाज डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये जो हमारे कोरोना योद्धाएं हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। हम सब लोग घरों में थे और ये अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। सफाई कर्मचारी हमारे मित्र दिन में सफाई कर रहे थे, हमारे पुलिस कार्मिक लगातार ड्यूटी पर थे, हमारे डॉक्टर्स लगातार पेशेंट्स को अटेंड कर रहे थे, हमारे अन्य लोग जो है फूड पैकेट्स बांट रहे थे, राशन की सामग्री बांट रहे थे। तो इस संकट काल में बहुत अच्छा योगदान आप सबका रहा। आज मैंने सबको इनको सम्मानित किया है और हमारे सभी अधिकारियों ने मथुरा के अंदर जो भी परिस्थिति हमारी थी हमारी, उनमें बेहतर से बेहतर काम करने का सबने प्रयास किया है और उसमें सभी मैं अपने ब्रजवासियों का भी मैं बहुत अभिनंदन करूंगा। उसमें सब ब्रजवासियों ने बहुत संयम का परिचय दिया। सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 में दी गई धार्मिक मंदिरों को खोलने की अनुमति पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस विषय में जन्मस्थान के पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से भक्त भगवान से दूर रह रहे थे, जिसके चलते भक्तों के मन को आहत पहुंच रही थी। इस पर हमने सरकार से मंदिर खोलने के लिए निवेदन किया था। इस पर सरकार ने जो मंदिर खोलने का फैसला लिया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अनलॉक 1 के घोषणा के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देवालयों को खोलने की अनुमति एक अभिनंदनीय स्वागत योग्य कदम है। जो कोविड बीमारी दैवीय आपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दुष्प्रभाव थे और भारत में भी व्यापक स्तर पर इसका एक साथ ही हमला हुआ, उसको देखते हुए केंद्र सरकार और प्रांत सरकार ने
ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, ऐसे सब कार्यक्रम बंद कर दिए थे। उसमें ये भी था कि भाई मंदिरों में भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं व्यवस्था से, तो वो ठीक है कि आपने सुरक्षा के लिए, हमारी ये मांग थी कि भाई सुरक्षा के मानक जो भी आप तय करें उसका हम पालन करेंगे। जैसे आपने कहा भाई सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन भक्तों को भगवान से दूर किया जाए तो ये बहुत एक कष्ट का विषय था। बहुत से लोग भक्त ऐसे हैं, हमारी मंदिर में नहीं और मंदिरों में भी हैं, जो भगवान के दर्शन करने से पहले जो है जल ग्रहण भी नहीं करते। वो भगवान की देरी पे भी दंडोत न कर सकें तो वो उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है जो उस भावना में रहता हो। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने यह निर्णय करके कि वह 8 जून से देवालयों को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए मुक्त कर रहे हैं और मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और हमने तो पहले ही लिख के दे दिया है उनको, जब हमसे प्रदेश सरकार ने पूछा था कि ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो आपसे केवल मात्र मंदिर भगवान के दर्शन हो जाए, क्यों हमारे मंदिर तो अब भी खुल रहा है, यथावत पूजा सेवा होती है, सब व्यवस्था होती है, लेकिन श्रद्धालु दर्शन नहीं करते। तो लेकिन जो उनकी गाइडलाइन और आएंगी सुरक्षा दृष्टि से, हमने तो लिख के दे दिया कि हम सब व्यवस्थाएं करेंगी, लेकिन उनकी और भी जो गाइडलाइन आएंगी उनका हम 100% पालन करेंगे। और सरकार से भी आशा करेंगे कि भविष्य में कभी किसी संकट में उस संकट का आखिरी जो है निराकरण आदमी को भगवान के चरणों के दर्शन करके होता है, तो ये नौबत पर कभी भविष्य में आए कि भक्त भगवान से दूर हों। पुनः मैं सरकार के निर्णय के लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण। वन विभाग द्वारा आगामी मथुरा जनपद में किए जाने वाले वृक्षारोपण को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। तहसील स्तर पर भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर महावन के उपजिलाधिकारी जयप्रवेश द्वारा कंजौली घाट पर किए जाने वाले वृक्षारोपण को लेकर भूमि का निरीक्षण किया गया। जिस भूमि पर लगभग सैकड़ों वृक्ष लगाए जाने हैं, वहां पर कुछ अवैध कब्जे की शिकायत भी चल रही थी। उसको लेकर एसडीएम महावन जयप्रवेश द्वारा कंजौली घाट स्थित भूमि का निरीक्षण किया गया और उसको कब्जा मुक्त करने के लिए लेखपाल को आदेश दिए गए। साथ उनका कहना था कि महावन तहसील में वन विभाग द्वारा बारिश के मौसम में की जाने वाली वृक्षारोपण को लेकर इस जमीन को मुक्त कराया जाएगा और यहीं पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। जैसे अब सीजन में बारिश का वृक्षारोपण की भी तैयारी की जा रही है, तो क्या चल रहा है उसमें? जैसा कि आपको पता है कि शासन स्तर से हर साल बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाए जाने हैं। उसी के चलते हुए हमारे मथुरा में भी 25,55,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत जो हमारे राजस्व विभाग है उसको 1,38,000 का लक्ष्य दिया गया है। तो इसके द्वारा मेरे द्वारा तहसील स्तर में एक बड़ा पैच ढूंढा जा रहा है, जो कि कंजौली घाट में जैसे हमारे पास 20 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, तो उसको मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और वहाँ पर काफ़ी जो एरिया जिस पर अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा और भारी संख्या में लगभग 1.5 से 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ताकि अभी जैसे कि बारिश का सीज़न आने वाला है तो इस समय वृक्षारोपण होगा, वृक्ष बड़े होंगे और भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी वरदानदायी सिद्ध होगा। लॉकडाउन में अब किन्नरों की हालत भी खराब हो चुकी है। 39 दिन के लॉकडाउन में जो कुछ इन किन्नरों के पास था वो सब खर्च हो गया और वहीं लोगों के घरों से जो बधाई इन किन्नरों को मिलती थी वह इस लॉकडाउन के चलते खर्च हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तो इन लोगों को लग रहा है कि अब इनकी मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि अब शादी समारोह का स्वरूप बदल गया है। घर घर जाकर बधाई गाने और मांगने के लिए भी लगता नहीं समाज इन किन्नर लोगों की राह को सहज करेगा। वहीं आज किन्नर लोग पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सरकार किन्नर लोगों की मदद करे। पिछले 3 महीने से इनकी आजीविका का एकमात्र साधन पूरी तरह ठप है। ऐसे में इनके लिए जीवन यापन करने की समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं और सरकारी तंत्र इनको सहायता पाने वालों की सूची में नहीं मानते हैं। ऐसे में ये किन्नर लोग कहां जाएं? वहीं किन्नरों ने कहा कि हम लोग तो इसी देश के वासी हैं, हम लोग भी तो भारतवासी हैं, ऐसे में हम लोग कहां जाएंगे? हम किन्नर लोगों के बारे में भी सरकार को एक बार सोचना और समझना चाहिए। हालात बड़े नाजुक आ चुके हैं। अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशानी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, बस बता ना सकते। अब खाने को भी नहीं बचा, जितना भी था सब खर्च हो गया।
इतनी टेंशन में आके इतना लॉकडाउन कर देते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकलते हैं हिम्मत ही नहीं होती, इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी सब ये हो रही है। अब इस जगह तो कोई काम ही नहीं है न है। इस जगह से भी यही बधाई जाना, बधाई पे से आना। इस जगह कहीं जा भी नहीं सकती, बधाई पे कैसे जाए उनके यहाँ पर, उनके भी खाने को नहीं है। हम भी परेशान हो गए। पर यही है, अब हमारी परेशानी की थोड़ी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। अपने घर में कितने लोग कहाँ जाएं। नाम पिंकी है और जी हमारी गुरु माँ है। मुझे किस तरह की समस्या आगे सामने खड़ी है? समस्या क्या है? समस्या तो भैया सबके आगे है। देखो आम जनता है तो और किन्नर हैं तो यहाँ तक के जो सरकारी अफसर हैं उनके भी आगे समस्या है। लेकिन ये है कि उनके अच्छे दिन कट जाते हैं, लेकिन आम जनता और हम किन्नर लोग तो ये है कि जब आम जनताओं के घर में शादी होती है या कोई खुशी का माहौल होता है तो हम लोग जाते हैं, वो पैसा हमें मिलता है, चाहे 2 मिले 4 मिले, हम उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। अब वो हमारे पास जो भी था, हमारी ये गुरु माँ हैं, इनने काफ़ी गरीबों की मदद करी, खर्चा करा। क्या सोचा कि महीने 15 दिन का लॉकडाउन है, गरीब लोग परेशान थे, उस टाइम पे भुखमरी ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने उनकी सहायता करी। अब ऐसा क्या पता था कि हम लोग काफ़ी लोग हैं इस घर के अंदर, किन्नर हम 15-20 किन्नर हैं। हमारी ये गुरु माँ है सबसे बड़ी, इनके चलते ही हम लोग खाते हैं पीते हैं, इन्हीं के पास हम लोग रहते हैं। अब इन्हीं के पास नहीं है तो अब हम किसके पास जाएं? अभी हम लोग अपने कहीं बधाई के लिए जाते हैं या कहीं पर भी जाएं तो किस तरीके से जाएं? क्योंकि आम जनता के पास इस टाइम पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका कारोबार नहीं है। जो उनके पास भी था वो लोग खा चुके हैं, तो वो हम ही को कहाँ से देंगे? अभी जाने में भी थोड़ा घबराहट महसूस होती है, कदम भी नहीं पड़ते आगे को, तो हम लोग किस तरीके से जाएँ और कैसे क्या करें? अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल के अंदर आए दिन कोई ना कोई लापरवाही का मामला सामने आता रहता है। इसी कड़ी में अस्पताल से संबंधित दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ की वीडियो सामने आई हैं। अस्पताल में मौजूद दस्तावेजों की अलमारी खुली मिली और जरूरी फाइल व कागजात भारी फटी अवस्था में बिखरे हुए मिले। इस मामले में अपर निदेशक अलीगढ़ मंडल ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में शहर के काफी मरीजों का लोड रहता है, जिनसे संबंधित हर रोज का डाटा मैनुअल रजिस्टर में मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए ओपीडी बिल्डिंग के ऊपर बाबू के ऑफिस पर कई सारी अलमारी खड़ी हुई हैं, जिनमें सभी प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन वीडियो में दिख रही स्थिति साफ बयां कर रही है कि यहां अस्पताल से जुड़े सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा किस प्रकार की जा रही है। हर प्रकार के मरीज का डाटा, दवाइयों से संबंधित डाटा, डॉक्टर स्टाफ से संबंधित हाजिरी के रजिस्टर समेत अन्य प्रकार के दस्तावेजों की सुरक्षा हेतु यह अलमारियां यहाँ रखी गई हैं। तस्वीरों में दिख रही स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस मामले पर जिला अस्पताल के सीएमएस ने कैमरे पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद अलीगढ़ मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर विपेंद्र कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई के आदेश की बात कही है। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी किस तरह से रखरखाव होता है? डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव के लिए सबको प्रशिक्षित किया जा चुका है। फार्मासिस्ट जो हैं वो जो चिकित्सकीय अभिलेख हैं उनका रखरखाव करते हैं। बाकी जो सबके दायित्व निर्धारित हैं कि किसको क्या रखरखाव करना है। कुछ जगह सामने आया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ज़मीन पर पड़े हुए हैं और जो रजिस्टर वगैरह सब फटे हुए हैं, एलमेरा जो है वो खुली पड़ी है, उनका कोई रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। जबकि जहाँ डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी रखते हैं स्वास्थ्य अक्षर नहीं। अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि डॉक्यूमेंट्स अगर ज़मीन पर रखे हुए हैं तो उसको सुरक्षित जगह रखवाना ज़रूरी है। तो ये कहाँ का प्रकरण है? ये मलखान सिंह का है। तो मैं मलखान सिंह चिकित्सालय को निर्देशित करता हूँ कि वो जो भी अभिलेख हैं, जो हर अभिलेख की सुरक्षित रखने का एक समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित कर दी गई है, तो वो अभिलेख उन समय सीमा तक सुरक्षित रखे जाएँ और यदि उसके समय सीमा से ज़्यादा पुराने अभिलेख हो रहे हैं तो नियमानुसार उनका निस्तारण किया जाए। फटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, काफ़ी देर। 2 संभावनाएं हैं उसमें। ये दोनों, एक संभावना ये भी हो सकती है कि अभिलेख जो है वो समय सीमा के अंतर्गत हो, अभी उनको हटा के नष्ट करने वाली सीमा में न हो, तो ये तो दिक्कत वाली चीज़ है। और यदि वो अभिलेख सीमा से बाहर निकल गए हैं, जैसे कोई अभिलेख 5 साल को रखा जाना है, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो कई बार उसका निस्तारण करने के बजाय उसको ऐसे ही लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। तो नियम ये कहता है कि उसको आप निस्तारित कर दें, नष्ट कर दें उसको, तो उनको नष्ट करवाना चाहिए। अगर अभिलेख टाइम बार्ड है तो उनको नष्ट करवा देना चाहिए, और अगर उनका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है तो उनको फिर सुरक्षित रखना चाहिए। अगर उसको जिम्मेदारी किसकी बनती है जो रखे हुए हैं? जिम्मेदारी दोनों लोगों की बनती है। जिस आदमी के अभिरक्षा में वो अभिलेख हैं,
जो भी कर्मचारी की अभिलाषाएं वो आप लिखें, उसका प्राइमरी दायित्व है। और जो उसके बाद जो भी उसके डॉक्टर उसके नोडल बनाए गए हैं उनका दूसरा दायित्व है। और अंतिम रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी तो थोड़ा बहुत निरीक्षण में सफल जो थोड़ी शिथिलता है उसका। जिस तरीके से लापरवाही हुई है, सारे रजिस्टर वगैरह फटे हुए पड़े हैं, तस्वीर तो ऐसा लगता है जैसे नहीं। अगर आप थोड़ा सा अगर कोई ऐसी स्थिति हो कि स्पेसिफिक बात है तो आप उसका वो प्रोवाइड कराएंगे तो मैं उसकी जांच करवा सकता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।